उनको एक लक्ष्य 10वीं और 12वीं के बाद किस क्षेत्र में जाना है। मैं जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के पीछे भागे, मेडिकल है, आईआईटी है, आरएस है, आईएएस है, बिजनेसमैन भी बन सकते हो। पप्पू राम जी डारा साहब बैठे हैं आपके पास। इस मंच की तरफ से आभार। और अब मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहा हूँ वे हालांकि इस समाज में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान ओम प्रकाश जी बिश्नोई एडीएम साहब से, आप अध्यक्ष हैं समराथल फाउंडेशन के, मैं थोड़ा आपका परिचय दे देता हूं। श्रीमान ओम प्रकाश जी बिश्नोई पुत्र श्री संग्रामा राम जी मांझू, गांव डी गांव करड़ा जालोर से आते हैं आप। शिक्षा आपकी एमए बीएड नेट और स्लेट इतिहास विषय से। आप वर्तमान में आरएएस हैं। 2004 से 2009 में आप सहायक उप निरीक्षक सीआईडी एसएसबी जयपुर में कार्यरत रहे। 2009 से 2011 के दौरान आईएएस परीक्षा 2009 में 532वें रैंक से चयनित होकर आपने इंडियन रेलवे में 2 साल तक कार्य किया। 2011 में आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उच्च स्थान से चयनित हुए, तब आपने आईएएस की जॉब छोड़ दी। 2011 से 2022 तक आप राजस्थान राज्य में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में आप सीकर में एडीएम पद पर हैं। आपने 2017 में बिश्नोई समाज के 29 बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर एक फाउंडेशन की शुरुआत की जिसे हम समराथल फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। आपने लगभग 500 बच्चों को अब तक आप कोचिंग करवा चुके हैं, जिसमें से 70 से 80 बच्चे विभिन्न संस्थानों से एमएनआईटी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग आदि कोर्स में अध्ययन कर रहे हैं और 25 बच्चों का नीट में चयन हो चुका है। इसके साथ साथ आप समाज की अन्य भी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं जैसे जामाणी साहित्य अकादमी और बेटी संस्थान के साथ भी जुड़कर समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान ओम प्रकाश जी बिश्नोई एडीएम साहब। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जयकारा लगाएंगे, जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सबसे पहले गुरु जी को, स्वामी सच्चिदानंद जी को के चरणों में नमन। सम्मानित मंच, युवा प्रतिभाएं और पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, युवा साथियों, वैसे सबने ही बताया गुरुजी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। ये पिछले 5-7 सालों से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। अलग अलग फील्ड से गुरुजी बुलाते हैं, आरएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन, खिलाड़ी, मतलब सभी फील्ड से बुलाते हैं। यहाँ तक कि भामाशाह भी है, बिजनेसमैन भी है, सभी चीज़ तरह से गुरुजी बुला के अच्छा एक प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए, मोटिवेशन के लिए स्थापित किया है। इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत साधुवाद। विशेषकर मेरी पृष्ठभूमि के बारे में तो इन्होंने बता दिया काफ़ी हद तक। मैंने बेसिक एजुकेशन गांव से की, 10वीं तक, 12वीं भीनमाल से की, 11वीं 12वीं में साइंस था। फिर मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण, मार्गदर्शन के कारण नहीं बन पाया। तो मैंने प्राइवेट फार्मेसी की, डिप्लोमा इन फार्मेसी वो रेगुलर की, और साथ साथ में ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट की। इसके बाद मैं खुद ही, हमारे समय ऐसे मोटिवेशन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो खुद ही किसी को देख के मोटिवेट होते थे। और हमने फिर, मेरे एक ब्रदर है जो कजन है वो टीचर बने, तो मैं उनको देख के मोटिवेट हुआ, मेरे को भी शिक्षक बनना था। फिर मैंने बीएड किया। बीएड के बाद में वैकेंसी आई नहीं 4-5 साल, तो मेरे को मौका नहीं मिला, तो हमने पैरा टीचर ज्वाइन की। 2002 से 2004 तक मैं पैरा टीचर भी रहा। उसके बाद एक वैकेंसी आई सीआईडी के एएसआई की। उससे पहले मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था कि मेरे कजन जो सब भाई है वो सब इंस्पेक्टर बन गए, तो मेरे को भी थानेदार बनना था। फिर मैंने थानेदार की तैयारी शुरू की। थानेदार की वैकेंसी नहीं थी, एक सीआईडी में एएसआई की वैकेंसी थी, तो उसमें 2004 से 2009 तक मैं उसमें रहा। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम दिए, 15-20 एग्जाम दिए, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, सब इंस्पेक्टर का भी दिया। तो उसमें आरएससी में हुआ, मैंने ज्वाइन नहीं किया, प्लाटून कमांडर में हुआ था। बीच में एग्जाम बहुत सारे दिए लेकिन नहीं हुआ। मैं बाड़मेर में गड्ढा रोड में पोस्टिंग था। लास्ट में 3-4 साल रहे, तो आरएस की वैकेंसी अभी बता रहे थे 2006 वाला, मैंने कौशल जी मेरे साथ बैठे हैं सम्यक से, तो
इनका 2006 में हुआ था, वो मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे को बहुत सारी असफलता मिली लेकिन पहली सफलता ही एएसआई से सीधा मेरा सिलेक्शन हुआ आईएएस में। 2008 में एग्जाम बेच में 532वीं रैंक पे चयन हुआ। लेकिन आरएस आईएएस एक 2007 में एग्जाम हुआ था, मैं गडरा पे था, वहाँ नौकरी कर रहा था, मेरे को पता नहीं था कि फ्री का रिजल्ट आ गया। 15-20 दिन बाद पता चला, तो फिर किसी ने कहा अखबार में आता नहीं है, फ्री का रिजल्ट आ गया। फिर हम जयपुर गए और महीना 1.5 महीना की, तो हमने देखा कि आईएएस तो बहुत ईजी है, आरएस से भी ईजी है यदि आप सही दिशा में कार्य करो तो मेरी आरएस की तैयारी से फिर 2008 में आईएएस में एग्जाम सिलेक्शन हुआ। उसके बाद आरएस 2 दिए हुए थे, उसके रिजल्ट आए। पहला आरएस रिजल्ट आया 2007 का, तो उसमें मेरी रिटर्न में 4थी रैंक थी और इंटरव्यू मेरे 81 नंबर दिए तो मेरी 23वीं रैंक आई। तो मेरे को आरपीएस मिला, आरएस प्रॉपर की सीटें कम थी, तो मेरे को आरपीएस मैंने ज्वाइन नहीं करके रेलवे ट्रैफिक गया, आईएएस एलाइड में गया। लेकिन एक और एग्जाम आरएएस का 2009 में इन बिटवीन दिया हुआ था, आईएएस की भी दिया था, लेकिन आईएएस का फाइनली नहीं हुआ दूसरी बार। और आरएएस का वो रिजल्ट आया, उसमें मेरी रैंक 13वीं आई, रिटर्न में उसमें भी 6ठी रैंक पे था। इंटरव्यू में 91 नंबर थे 160 में से, इसी वजह से मेरी 13वीं रैंक आई। तो आरएएस प्रॉपर में हो गया, तो मैंने रेलवे ट्रैफिक में 2 साल छोड़ के आप लोगों के बीच में रहने के लिए, राजस्थान में रहने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए मैं राजस्थान में आ गया और मैंने आईएएस छोड़ दिया। तो उसके बाद हमने फील किया, जैसे हमने काफी मित्र थे, हमने देखा कि आरएएस की नौकरी के दौरान हमारे से बहुत सारे टैलेंट लोग थे, वो आईएएस बन सकते थे, आरएएस बन सकते थे, लेकिन कुछ किसी न किसी परिस्थितियों के कारण वो नहीं बन पाए। जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरी 10th-12th में 70 से कम परसेंटेज थे, 65-66% दोनों सालों में थे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे टैलेंट लोग थे जिनके 70 से ज़्यादा परसेंटेज थे, 80 लगभग थे, लेकिन वो कोई न कोई पारिवारिक परिस्थितियों, मोटिवेशन के अभाव में वो ग्राम सेवक, पटवारी, कंपाउंडर, स्कूल लेक्चरर या 3rd ग्रेड टीचर इनमें रह गए। तो हमने देखा कि क्यों न अपन समाज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएं जो समाज को, इस कम से कम आप पढ़ा नहीं सकते, कोचिंग चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन समाज से पैसा इकट्ठा करके आप बच्चों को यदि अच्छी कोचिंग में एडमिशन करवाएंगे, जो बच्चे वंचित है, नीडी है, जरूरतमंद और प्रतिभाशाली है, आप उनके लिए कुछ ऐसा माहौल तैयार करो। तो हमने पर्सनली 2-4 मित्रों ने पर्सनली 1-2 बच्चों को सेलेक्ट किया और उनको सपोर्ट किया। वास्तविक नीडी थे, नवोदय के स्टूडेंट थे, 1 साल कोटा में रहे और उनका एक का एम्स में, जोधपुर एम्स में हो गया मेडिकल में, पर्सनली हमारे मार्गदर्शन और सपोर्ट से, आर्थिक सपोर्ट से। एक का दूसरी जगह हुआ। तो हमने देखा कि आप कम से कम 10वीं 12वीं के बच्चों को लो और साल भर 2 साल उनको अच्छी तरह से मोटिवेशन दो और उनका आर्थिक सहयोग करो। ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़के हैं तो जरूर सफलता करेंगे। तो हमने शुरुआत में समरतल फाउंडेशन की स्थापना की 2017 में, जून 2017 में की। उसके बाद 10वीं 12वीं के बच्चों को एग्जाम करवाए। एग्जाम में हमने बिल्कुल पार्शलिटी नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, क्योंकि 2-3 लाख का खर्चा है और समाज तो बहुत एडवांस है, हर चीज में झूठ बोलता है, सब चीजें बता देता है। तो हमने एग्जाम वगैरह भी 3rd पार्टी से रखा, जैसे अभी एलन करवा रहा है। पहले हमने जोधपुर यूनिवर्सिटी से एग्जाम करवाए, उनके प्रोफेसर ने एग्जाम लिए, इंटरव्यू भी उन्होंने लिया, फाइनली बच्चों का सेलेक्ट करके दे दिया ये बच्चे हैं। उसके बाद हम आर्थिक वेरिफिकेशन करते हैं, तो हर गांव में फोन कर करके परिवार से पूछते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन जिसको भी पूछो कोई न कोई छोटे मोटा इधर उधर बता सकता है। किसी की बनती है तो अच्छा बताता है कि भाई पैसे वाला है, नहीं बनती है तो कहेगा पैसे वाला है, बनती है तो कहेगा बहुत गरीब है। तो काफ़ी दिक्कतें आती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बहुत निष्पक्ष रूप से बच्चों का चयन करें। तो अभी जैसे अभी पहले बताया, ये मैंने पुराना भेजा था, अभी 70 से अच्छी बच्चे सिर्फ नीट और आईआईटी में गवर्नमेंट संस्थानों में चयन हुए हैं समरतल फाउंडेशन से। बाकी 500 बच्चों में, बाकी बीएससी नर्सिंग है, मेडिकल, इसमें डेंटिस्ट है या फिर वेटरनरी में, इन सब में हुए। गवर्नमेंट में 70 से 80 हुए हैं। इस साल 25-30 का रिजल्ट इस साल आने की संभावना है। एक साल में समरतल फाउंडेशन का रिजल्ट एक तरफ है और पूरे समाज का रिजल्ट दूसरी तरफ है। समाज में 25-30 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल संस्थानों में जाते हैं, तो समरतल फाउंडेशन के 25-30 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल संस्थानों में जाते हैं। इसके अलावा 8-10 बच्चों को आईआईटी में होने की संभावना है। तो
समाज ने जितने पैसे दिए, जैसे समाज ने समरातल फाउंडेशन को अभी तक 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3-4 करोड़ दिए हैं, तो समरातल फाउंडेशन ने एक मेडिकल में, यदि गवर्नमेंट प्राइवेट संस्थान से मेडिकल करता है तो 1 करोड़ में होता है। 70-80 करोड़ रुपए समाज को समरातल फाउंडेशन ने वापस दे दिए हैं। तो पैसा कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता, समाज का सही सदुपयोग करने वाला होना चाहिए। और कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बच्चों का चयन करके भेजें। फिर भी 100 में से एक आध बच्चा कोई किसी परिवार से आ जाता है, बाद में हमें पता चलता है, तो हम 4 कैटेगरी रखते हैं बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए। एक कैटेगरी है जिनको बिल्कुल माँ बाप नहीं है या कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि है, विकलांग है, 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो पिता जेल में हैं, ऐसी भी परिस्थिति, उनको हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं। बी कैटेगरी ऐसी है जो इन बच्चों का हमने 40 से 50 हज़ार रुपये लेते हैं, जो ठीक ठाक स्थिति में होते हैं। सी कैटेगरी में हम उन बच्चों को रखते हैं जो परिवार उनका खर्चा वहन करने में, खाने का खर्चा वहन करने में सक्षम है, उनके 75 हज़ार रुपये लेते हैं, और बाकी पूरी फीस एलन की या IIT की जितनी भी होती है वो समरातल फाउंडेशन देता है। और डी कैटेगरी ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चा हमारे पास आ गया, ठीक ठाक पृष्ठभूमि है लेकिन आ गया, तो उसको हम कम से कम फीस छूट के लिए तो करते हैं। बहुत ज़्यादा अमीर हो तो नहीं करते हैं, नहीं तो सम्यक क्लासेज है, एलन है, और भी संस्थान है, उनसे हम समरातल फाउंडेशन को सभी संस्थाओं ने 50 से 60% तक फीस छूट के लिए दे दिया है। तो कम से कम अपनी रिकमेंडेशन भी होती है तो भी उनको कुछ ना कुछ 50-60 हज़ार 80 हज़ार का फायदा मिल जाता है। अभी हमने पिछले साल RS के लिए भी बच्चों का चयन किया है। RS और सिविल सर्विसेज, जैसा दिनेश जी ने बताया, उनके लिए भी एग्ज़ाम लिया था। उसमें से 100 बच्चों को हमने जयपुर सम्यक, स्प्रिंग बोर्ड, जोधपुर उत्कर्ष, दिल्ली बाजीराव, दृष्टि क्लासेज में IAS के लिए भी सब भेजा है। उनमें भी इस बार RS की परीक्षा हुई, उसमें 25 से 40 बच्चों का RS प्री में सिलेक्शन हो गया, 100 में से 40। तो अभी वो मेंस दे रहे हैं और आगे भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। अगली मई-जून में और परीक्षा करवाने का विचार है। इसके अलावा फाउंडेशन ने एक जोधपुर में ज़मीन भी ली है, जिसमें 7 करोड़ की ज़मीन ली है, जिसमें पूरा भवन बनाने का विचार है, हॉस्टल बनाने का विचार है, 200-300 कमरे बनाएंगे और गर्ल्स का अलग बनाएंगे, लाइब्रेरी वगैरह सभी सुविधाएं, कोचिंग की भी बच्चों को मार्गदर्शन, भाटिया आश्रम की तर्ज पर बच्चों को एक जगह रख के उनको अच्छी तरह से अच्छे माहौल में रख के RS और सिविल सर्विसेज की तैयारी का ही विचार है। इसमें भी पूरा समाज सहयोग कर रहा है। बहुत कम समय में निवेदन करने पर समाज में 20 करोड़ की घोषणा कर दी, और बड़ी अच्छी चीज़ है कि घोषणा के बाद भी 10 करोड़ रुपए समाज ने हमें दे दिए। तो हमने अभी ज़मीन ली है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो गया, बाकी प्रोसेस चल रहा है, जल्दी भी हम वो काम शुरू करवाएंगे। नेक्स्ट, बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि विशेषकर बहुत सारे मोटिवेशन जो नए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि क्या करना चाहिए सफलता के लिए। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि उनको कम से कम एक लक्ष्य तो बनाना चाहिए। 10वीं और 12वीं में यहाँ बच्चे कम हैं, लेकिन उनके अभिभावक वही है जो अपने बच्चों को आगे लेके जाने के लिए इंटरेस्टेड है। या सोशल मीडिया से भी लोग सुनते हैं, ये पूरा भारत में चलता है, गुरुजी का अच्छा प्रयास है। इससे लोग बच्चों को अपन ये कह रहे हैं कि उनको एक लक्ष्य 10वीं और 12वीं के बाद किस क्षेत्र में जाना है। मैं जरूरी नहीं है कि अब सरकारी नौकरी के पीछे भागे, मेडिकल है, IIT है, RS है, IAS है, बिजनेसमैन भी बन सकते हो। पप्पू राम जी डारा साहब बैठे हैं आपके पास सामने, मोहनलाल जी करवासरा साहब बैठे हैं, इनको भी देखो, इन्होंने भी किस क्षेत्र, लेकिन मेहनत इन्होंने बहुत की है, जमीन से उठे हुए हैं और बहुत मेहनत की है, जब आज इतना बड़ा मतलब इनका काम है। आज 4-5 हज़ार करोड़ का इनका काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है समाज के लिए। कितने लोगों को रोजगार दिया है, 5-10 हज़ार लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये भी इन्होंने मेहनत से की है। तो एक लक्ष्य तो कम से कम होना चाहिए कि आपको क्या बनना है। ये अभी बताया कि ये सभी उम्र के लिए भी जरूरी है कि अपन बिना लक्ष्य उस पतवार के समान है जो लहरों के थपेड़ों में कहाँ खो जाती है। तो आपको कम से कम जहां भी कर रहे हो, जिस क्षेत्र में जा रहे हो, मेहनत तो आपको जरूरी है। मेहनत से पहले आपको लक्ष्य तय करें, उसके बाद निरंतर उसकी कोशिश करें, निरंतर मेहनत करें। तो अभी बताया चलत चलत करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत पे सिलपल पड़त नुसान। मतलब किस प्रकार जिस तरह आप लगातार मेहनत करेंगे तो किस प्रकार आप किसी भी सफलता, खिलाड़ी बन जाएंगे, परिणीति की तरह बन जाएंगे, रवि बिश्नोई की तरह बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, IAS RS, बहुत सारा अनलिमिटेड स्कोप है। लेकिन आपको कम से कम डिसाइड करना है और उस पर लगातार चलना है।
जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल इन्हें कोई विरासत में नहीं मिले, आपने इनका कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जो आपके सामने सफल लोग हैं, इनका आपने मेहनत कितनी है वो नहीं देख रहे हो, सिर्फ आप देख रहे हो कि आईपीएस बन गए। आईपीएस बनना बहुत मुश्किल रहता है। 150वीं रैंक ऑल इंडिया में, भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम है, और 150वीं रैंक ऑल इंडिया में आई है। और यदि ओबीसी में होते तो राजस्थान कैडर में आईएएस होते और यहाँ कलेक्टर लगे होते। कम नहीं है उपलब्धि दिनेश जी की। बस यही है कि आपको ठान लेना है, कम से कम मेहनत करनी है, लेकिन लगातार करनी है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। हमें नींद नहीं आती थी जब तक हम सफल नहीं हुए, नींद बिल्कुल भूल गए थे। बहुत अच्छी तरह से समर्पित भाव से लगातार मेहनत करेंगे जब भी सफलता मिलेगी। सफलता वैसे ही नहीं मिलती। तो सफलता के पीछे संघर्ष है ना, ये संघर्ष कोई नहीं देखता, लेकिन संघर्ष जरूर करना है। और एक है, बहुत अनुशासन जरूरी है, खुद के प्रति समर्पण जरूरी है, सेल्फ अनुशासन जरूरी है। आप अपने खुद के बारे में कुछ पता नहीं है आपको, खुद को कैसे नियमित रूप से आपको संघर्ष करना है या अनुशासित रखना है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आप निरंतर आगे चलते रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। हमने देखा है हमारे साथ तैयारी करने वालों को, ज्यादातर आरएएस की तैयारी करने वाले आरएएस हो एलाइड हो गए, जो नहीं हुए वो स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर इनमें हो गए, प्रिंसिपल हेडमास्टर बन गए। कहीं ना कहीं आपकी जैसी मेहनत होगी, जैसा आपका संघर्ष होगा, वैसी आपकी सफलता होगी। वो पूरी संघर्ष पे डिपेंड होगी। उस समय बहुत बाधाएं भी आएगी, असफलता भी बहुत मिलेगी, लेकिन असफलता से कभी नहीं घबराना है। बहुत बार मेरे को 15-20 एग्जाम दिए, लास्ट में 2-3 में सफलता मिली, बाकी 17 में असफलता मिली। हम यदि छोड़ देते कि नहीं होता है। लेकिन एक चीज बताऊं, दुनिया रिजल्ट देखती है, दुनिया रिजल्ट देखती है, आपने कितनी मेहनत की, क्या की। कोई बहाने, बीमारी, इधर उधर आप परिस्थितियां कुछ भी बता देंगे, बहाने कुछ भी बता देंगे, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, इस बार ये कर लेता, वो कर लेता, मेरे इंटरव्यू में कम आए, कोई मतलब नहीं है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ परिणाम देखती है, बाकी कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको परिणाम के ओरिएंटेड मेहनत करनी है, तभी आप सफल होंगे। और दूसरा, असफलता के बारे में बताएं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, सफलता का संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 5वीं-6वीं क्लास की कविता है, अभी बताया था, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अपने आप में बहुत मोटिवेशन है, उसमें संपूर्ण मोटिवेशन उसी कविता में समाया हुआ है। यदि कोई करना चाहे तो अपने आप को अंदर से, यदि आप लगातार मोटिवेट कर, यहां से 15 मिनट में सुन के जाओगे भूल जाओगे, लेकिन अपने आप में अंदर से लगातार आपके अंदर चिंगारी जलती रहनी चाहिए। हमने ऐसे कोट हमारे किताब में नोट कर लिए थे, सुबह उठने से पहले ये उसी को देख पढ़ते थे और अपने बहुत मोटिवेट होते थे। शाम को फिर वापस सोने से पहले ये देखते थे कि हमने आज टारगेट सेट किया था, कितना पढ़ाई की। क्वालिटी पढ़ाई करनी है, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता। लोग कह रहे हैं 15-15 घंटे पढ़ाई, लेकिन मोबाइल इधर उधर आप अस्त व्यस्त रहे, खुद भी अनुशासित नहीं रहे तो आपकी सफलता नहीं होगी। लेकिन आपको पूरी तरह व्यवस्थित रूप से पढ़ाई करनी है, क्वालिटी समय निकालना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा भटकाव है, मोबाइल से बड़ा भटकाव है, लेकिन आप सही चीज़ों का पढ़ोगे, अच्छा यूज लेंगे, मोबाइल आपको जरूर सपोर्ट करेगा। तो यदि आप सही दिशा में, सही तरीके से, और वैसे बुक्स का दिनेश जी ने बताया कि आप बहुत कम बुक्स का चयन करें, बेसिक्स बुक्स रखें और उनको बार बार पढ़ें, तो वो धार आएगी, उससे आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली लेकिन एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने का समय नहीं मिलता। इसलिए या तो नोट्स बना ले या बहुत कम बुक्स रखें, वो बार बार पढ़ें, तो एग्जाम के समय भी आप उसको रिवाइज कर पाओ। तो ये कुछ चीज़ें थी बच्चों के लिए, और किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जाना चाहे तो ये चीज़ें उन पर लागू होती है। तो मैं काफ़ी समय हो गया है, वैसे बहुत सारे वक्ता बाकी है। मैं एक कविता के द्वारा अपनी, जो मेरे को बहुत मोटिवेट करती है और बहुत अच्छी कविता है, उसमें संपूर्ण मोटिवेशन समाया हुआ, उसके द्वारा अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेर बहुत,
चारों ओर नाकामी है, माना की है अंधेर बहुत, चारों ओर नाकामी है, माना की थक के टूट गए और सफर अभी दुर्गामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना की थक के सपनों का नींदों में आना टूट गया, माना की हिम्मत टूट गई, माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है, माना की चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है। बस श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस श्री कृष्ण ने साफ कहा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। बस श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निकलता है, हीरे को जितनी धार लगे वे उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। संघर्ष जरूर लगेगा, कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। कुछ समय वक्त जरूर लगेगा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर गुरुजी का। आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू।